ओके बच्चों, तो हमारा मैग्नेटिज्म टॉपिक कवर हो गया था। मैग्नेटिज्म का हमें बिगिनर बॉक्स 2 प्लस एक्सरसाइज ये सब डिस्कस करना था। तो आज मैंने आपको बोला था करके लाइएगा। आई होप कि बच्चे सब करके लाए थे। तो डिस्कशन कर लें इनका BB2 एंड एक्सरसाइज ऑफ मैग्नेटिज्म। बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। आप आपके पास BB2 ओपन कर लीजिए। मैग्नेटिज्म का BB2 देखो, BB1 तो अपना हो चुका था और ये BB2 में मुझे दिखते कितने क्वेश्चन है, अराउंड 12 क्वेश्चन है BB2 में। ठीक है, तो बताओ BB2 में क्या क्या डाउट है? हाँ बोलो सर। वो एक्सयूवी का वो मेरा वाला जो प्रॉब्लम होता था, वो वायर है और उसमें से करंट जा रहा है और उसको एक नीचे वाले पोजीशन से वो दिखेगा, वो डिस्कस करने वाले थे ना। ठीक ठीक ठीक, चलो वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक रोहन का डाउट आया है हमारे पास, सभी बच्चों का शायद डाउट हो वो। तो एक हमारे पास कोई वायर है which is carrying some current and there is a charged particle which is moving with some velocity. ठीक है, there are two observers, one is also moving with the same velocity, एक उसी velocity से चल रहा है, उसको मैंने बोल दिया ऑब्जर्वर B, और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रेस्ट पर। ठीक है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर A, उसको ऐसा लगता है कि चार्ज पार्टिकल v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी इनटू द बोर्ड, वायर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी इनटू द बोर्ड। तो उसको लगेगा कि वायर वैसे तो न्यूट्रल है क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है तो करंट है। ठीक है, तो उस इस रेस्ट वाला ऑब्जर्वर को लगेगा कि वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना नहीं रहा, बस एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा, v इधर v अंदर v क्रॉस v इधर की तरफ फोर्स आ जाएगा। सही बात है क्या? जो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, it will observe that charged particle is experiencing a force due to the magnetic field of the wire created by wire. ये बात समझ में आई क्या? तो रेस्ट पर है, उसको लगेगा कि फोर्स है। सही बात है क्या? ठीक है, चलो अब जो ऑब्जर्वर मूविंग है उसको तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे लगेगा बिकॉज़ इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, और मूविंग फ्रेम से करंट तो चेंज होता नहीं है, तो करंट भी सेम दिखेगा। तो जो ऑब्जर्वर मूविंग था उसको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जर्वर के लिए चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। ये बात समझ में आई क्या? बी ऑब्जर्वर जो भी v स्पीड से चल रहा है, जो ऑब्जर्वर बिल्कुल चार्ज पार्टिकल की स्पीड से चल रहा है, तो b के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। नाउ ये रेस्ट पर है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं दिखेगा। इज दिस करेक्ट? अब ये कैसे एक्सप्लेन करना, ऐसा क्यों होगा? इसको लगेगा चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है, तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा इट विल बेंड टुवर्ड द वायर, उससे फोर्स है तो उसका पाथ बेंड टुवर्ड द वायर। अब इसको पाथ सीधा क्यों लगेगा? फिर पाथ तो वैसे दिखना चाहिए ना। आप एक इनर्शियल फ्रेम में हो, इनर्शियल फ्रेम में पाथ थोड़ी बदला हुआ दिखना चाहिए आपको। बताइए, इनर्शियल फ्रेम में तो हमें सेम फोर्सेस दिखना चाहिए ना। नॉन इनर्शियल तो है नहीं कि हम उसमें ये बोल दे कि देखो स्यूडो फोर्स या कुछ हो गया होगा। तो ऐसा क्यों होगा, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लगती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पर बिना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पर बिना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब आप मूव कर रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं उनमें फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको सोचना पड़ेगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको सोचना पड़ेगा, है ना। आप जिस स्पीड से मूव कर रहे हो उस स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपको वायर के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी मूव करते दिखेंगे, आपको इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे थे वो भी चेंज स्पीड से उनकी स्पीड बदल जाएगी मूव करने की। जो इलेक्ट्रॉन की अंदर ड्रिफ्ट स्पीड थी वो ड्रिफ्ट स्पीड माइनस आपकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की ट्रेवल करने की स्पीड बदल जाएगी, और जो अंदर जो प्रोटॉन रेस्ट पे है वो भी आपको मूव करते दिखेंगे बिकॉज़ आप मूव कर रहे हो, है ना। तो आपके लिए वो दोनों तरह के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन भी मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड। उससे क्या होगा, उससे आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दोनों में अलग-अलग दिखेगा। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही समझ सकते हैं, तो अभी उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे।
आप ऐसा तो सोचो कि जब जब कोई भी पार्टिकल हो, जब वो ट्रेवल करता है तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको खुद को कम फील होती है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन स्पीड पे डिपेंडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्पीड अलग अलग होगी, इसलिए आपको दोनों का लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अलग दिखेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की गैप और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की गैप में चेंज आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया क्या? वायर के अंदर की अगर मैं बात करूं, वायर के अंदर मान लीजिए प्रोटॉन्स का जो कर्नल्स बने हुए हैं हमारे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, वो ये है और इलेक्ट्रॉन्स ये थे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे थे करंट के अपोजिट, और ये कर्नल्स ये अब आपकी स्पीड की वजह से अपोजिट चलते हुए दिखेंगे आपको। दोनों का ही मूवमेंट है, बट दोनों का डिफरेंट स्पीड से मूवमेंट है। ये स्पीड अलग होने से क्या होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बदल जाएगी। यहाँ की बीच की डिस्टेंस और यहाँ की बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। इससे चेंज क्या होगा, आपको जो चार्ज डेंसिटीज थी वो बदले हुए दिखेगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज डेंसिटी बदले हुए दिखेगी, और चार्ज डेंसिटी बदलने की वजह से नेट में इस रॉड पे चार्ज जैसा दिखेगा, एक नेट चार्ज जैसा आ जाएगा, और वो नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज पे वो नेट चार्ज जो आ गया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई शुड रिपीट दिस स्टेटमेंट, सब कुछ एक बार फिर से रिपीट करते हैं अपन, है ना। फिर से बता देता हूं मैं क्या बात कर रहे थे अपन। इन द मूविंग फ्रेम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपको दोनों मूव करते दिखेंगे, ये बात समझ में आई, है ना। चलो बिल्कुल सही बात। अब दोनों मूव करते दिख रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग दिखेगी। प्रोटॉन की स्पीड वही दिखेगी जो आपकी मूविंग फ्रेम की स्पीड थी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड से एडजस्ट होकर जो स्पीड आएगी वो दिखेगी। इससे क्या होगा, दोनों की स्पीड अलग होने से दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो चेंज होती दिखेगी। अब वो चेंज क्यों हो रही है वो अपन नहीं समझ पाएंगे, वो अपन के लिए आपके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझना है उसको, तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अपन उस चीज में नहीं जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बीच की गैप और प्रोटॉन प्रोटॉन की बीच की गैप इज चेंजिंग, और चेंज अलग अलग हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटॉन की लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर पॉजिटिव चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी में चेंज हो गया। नेट आपको वायर में नेट चार्ज दिखने लगेगा, आपकी फ्रेम में आपको वायर पे बहुत फेंट सा बहुत स्मॉल सा चार्ज दिखने लगेगा, और स्मॉल चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज़ वो अब चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्मॉल। इससे बहुत ही स्मॉल फोर्स लगेगा, जैसा मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल फोर्स आता है। तो हमारे मूविंग फ्रेम में हम मैग्नेटिक फील्ड के जैसा ही फोर्स ऑब्जर्व करेंगे, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है पॉइंट क्लियर? वेरी गुड, ओके बच्चों, ठीक है। अब ये सब चीजें हमें समझना है, अच्छी बात है, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया चीज है, पर जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए अब इस पे ज्यादा आप और रिसर्च करने मत बढ़िया ना। ठीक है, फिलहाल अपन को जेई के लिए हमारा माइंड बिल्कुल ओरिएंटेड रखना चाहिए, तो अपन इन चीजों पे ज्यादा नहीं जाएंगे। बट क्वेश्चन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मतलब मुझे भी बहुत सोच, जब आपके समय पढ़ रहा था तब लगता था यार ऐसा क्यों हो रहा होगा। ठीक है, तो मजेदार है इसका एक्सप्लेनेशन ना। आगे बढ़ते फिर, अब आ जाओ फिर Bb2 में, मैग्नेटिज्म का Bb2, इसमें कोई डाउट? मैग्नेटिज्म का Bb2 बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दो बार मैग्नेट के बीच में फोर्स चाहिए, आप आंसर सारे गलत है, उसके ऑप्शन सारे गलत है। डिनोमिनेटर में r क्यूब r की पावर 4 होना चाहिए, इन सब ने r क्यूब दे रखा है, तो सारे ऑप्शन गलत है। देखा आपको Bb2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपने ऑब्जर्व करा, Bb2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस में r की पावर, मेरे पास किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आवाज आ रही होगी, वो एक्चुअली ये मैंने ब्लूटूथ जस्ट स्विच ऑन करा है। ठीक है, चलो बताओ, ओके बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे ऑप्शन गलत है, पर अगर आप r की पावर 4 कर दो तो फिर इनमें से एक सही मिल जाएगा आपको। अब इनके बार मैग्नेट के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे,
तो उसको निकालने का तरीका वही है अपना जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स कैसे निकालते हैं। डायपोल का जो भी, अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट को अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m का x कंपोनेंट इनटू डेल v बाय डेल x, फिर m का y कंपोनेंट इनटू डेल v बाय डेल y, फिर m का z कंपोनेंट इनटू डेल v बाय डेल z। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिक डायपोल आल्सो, तो इसे यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास एक मैग्नेट ऐसा रखा है, एक मैग्नेट इस तरह से रखा है। ड्यू टू दिस मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, इस मैग्नेट की मान लो इसका मैग्नेटिक पॉइंट m2 है, तो m2 की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नीचे की तरफ हो जाएगी, कितनी होगी, μ0 बाय 4 पाई m2 अपॉन r3 बस। और फिर उसमें m1 इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस थी, तो r का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स लिख देना m1 इंटू dv बाई डी आर। m1 की डायरेक्शन में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, r। अब m1 की जो डायरेक्शन है देखो वो इस तरफ है, तो r विल बी डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे मुझे एक माइनस साइन लगाना चाहिए क्योंकि dr शुड बी नेगेटिव, ये होना चाहिए फोर्स। अब क्लियर, ओके वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को लगा कि बताना चाहिए इसलिए मैंने पूरा बता दिया। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2, 3 और आगे किसी में भी कोई डाउट, किसी का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था क्या, द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकंड if it is broken in length into 2 equal parts and one part is suspended in the same way then its time period will be। तो broken in length का मतलब क्या है वो सोच लो बस। broken in length का मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा कट कर दिया है, am I right? broken in length का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कट कर दिया है, सही है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में है ना। बस अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकाल देंगे अपन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहता है 2 पाई रूट ओवर आई बाय एम बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखो हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी हाफ, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन मास एंड लेंथ, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो लिखते हैं अपन ml²/3 अबाउट इट्स एक्सिस, ml²/3 है ना, उसी के एक्सिस के अबाउट लिखेंगे अगर अपन। तो जब इसको अपन इस तरह से हाफ कट करेंगे तो लेंथ इज आल्सो हाफ, मास इज आल्सो हाफ, तो वो सही सही पुट कर देना आप। ओके ठीक है, बिल्कुल सही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखो, मास भी हाफ लेंथ भी हाफ, तो ml²/3 होता है, ये l² होना चाहिए ना, ठीक है, तो ये बाय 8 हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ बाय 8 कर दो। बस अब आप सोच सकते हो कि क्या होगा, ये 2 ऊपर गया 1/4, तो टाइम पीरियड इज हाफ, आंसर। चलो अब ये क्लियर, तो इसका आंसर होना चाहिए था 4 सेकेंड का 2 सेकेंड, और आंसर अगर ए दिया है मतलब अपन ने सब कुछ सही सोचा है। चलो वेरी गुड, इसमें मैक्सिमम यही गलती होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बच्चों से, है ना, ठीक है। और बताओ 12th नंबर तक कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉर्ट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, इट्स प्लेस विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू अर्थ फील्ड, अर्थ फील्ड से परपेंडिकुलर रखा है उसको, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उससे परपेंडिकुलर मतलब आई थिंक शायद ईस्ट वेस्ट रखा है, ठीक है, अर्थ फील्ड डायरेक्शन at what distance from the center of magnet on its normal bisector the resultant field is inclined at 45 degree with the earth field। आपको अर्थ की फील्ड से 45 डिग्री पे नेट फील्ड चाहिए, तो बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी वो भी अर्थ की फील्ड से परपेंडिकुलर क्रिएट होगी। बार मैग्नेट अगर ऐसी रखी है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड इस तरह से क्रिएट होगी अगर m इधर है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो ये 45 डिग्री होने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल टू अर्थ फील्ड। अब अर्थ की फील्ड के लिए देखो वहां पे उन्होंने क्या दिया है, इट इज 0.42 गॉस, 1 गॉस is 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, दैट शुड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट की फील्ड लिख देना, यहाँ पे उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, तो μ0/4 पाई m/r3। अब r निकाल लेना, m की वैल्यू पुट कर देना,
हो जाएगा मुझे लगता है। आया क्या? 6 नंबर आया गोपाल? यस, ठीक है। एनी अदर डाउट? BB2 में कोई और डाउट? चलो, किसी भी बच्चे का कोई मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास। मैं ये मान लूं कि सब बच्चों ने कर लिया है और कंप्लीट है। BB2 के बाद फिर एक्सरसाइज में आ जाते हैं अपन। बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है तो। देवेश, ये 5th नंबर किसका है? एक्सरसाइज का है क्या? बीबी का। अच्छा, बीबी का 5th। A magnetic needle lying parallel to magnetic field requires W unit of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be। अच्छा, वो पहले मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वहां से उसे 60 डिग्री घुमाना है, तो उसकी वर्क डन जो है वो W है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी क्या होती है? -mb होती है। तो वहां से 60 डिग्री घुमाओगे तो cos 60 हो जाएगा, तो -mb cos 60 बाद की एनर्जी ये हो जाएगी। तो चेंज इन एनर्जी शुड बी वर्क डन, फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो mb/2 आ जाएगी, है ना। और वहां पर 60 डिग्री एंगल हो गया फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में, तो टॉर्क क्या लगेगा वहां पे? mb sin थीटा होता है, sin 60 मतलब √3/2, ये टॉर्क है। तो w इज mb/2 और ये, तो देखो टॉर्क इज नथिंग बट √3w। दिख रहा है? टॉर्क इज mb/2 टाइम्स √3, तो mb/2 इज w। आया क्या? बताओ, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। अच्छा, आपने फोर्स सोच लिया। टॉर्क पूछा है उन्होंने, भाई डायपोल पे टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म फील्ड में, फोर्स तो लगता नहीं यूनिफॉर्म फील्ड में। चलो आगे बढ़ते फिर। अब एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पेज 12 क्वेश्चंस, कोई भी डाउट? एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पेज 12 क्वेश्चंस, कोई भी डाउट? एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पेज 12 क्वेश्चंस, कोई भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज 13 से 32 22 13 टू 22, एनी डाउट? थर्टीन टू 22, 14 एंड 17, ठीक है। 14, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज कॉस्मिक पार्टिकल्स कैन नेवर रीच द इक्वेटर। हमने पढ़ा है ये चार्ज कॉस्मिक पार्टिकल पोल पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्दर्न लाइट सदर्न लाइट जो दिखती है अपन को, वो इक्वेटर पे नहीं पहुंच पाते। तो उसका सिंपल सा आंसर होना चाहिए था डी, है ना। और फिर 17, द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH इज 0.3 गॉस। इन दिस मैग्नेटिक फील्ड अ मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग विथ 5 ऑसिलेशंस पर मिनट। 5 ऑसिलेशंस पर मिनट हो रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा इससे। टू इंक्रीज द ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट अप टू 10 ऑसिलेशन पर मिनट, मतलब टाइम पीरियड तुमको हाफ करना है। डबल ऑसिलेशन दैट मींस टाइम पीरियड इज हाफ। द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय पूछा है, ठीक है। तो तुम्हें टाइम पीरियड हाफ करना है, बी डिनोमिनेटर में होता है, तो तुम्हें बी क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम करना पड़ेगा, बिकॉज रूट होता है वहां पे। बी को 4 टाइम करना पड़ेगा, मतलब कि उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? बी में 3b ऐड करेंगे तो 4b हो जाएगा, तो चेंज शुड बी ऑफ 3b, ठीक है। बस चेंज शुड बी ऑफ 3b, बिल्कुल सही। चलो, और कोई डाउट अप टू 22? देखो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 22 तक, और कोई डाउट? नहीं? अप टू 33? बोलो बच्चों, 23 आया मेरे पास। A vertical straight conductor carries a current vertically upward. A point P lies to the east of it a small distance, and another point Q lies to the west at the same distance. The magnetic field at P is, अर्थ की भी फील्ड होती है, सोचो, अर्थ की भी फील्ड होती है। They are asking you about the net magnetic field. उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आपको
सिर्फ वायर की मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, अर्थ की भी फील्ड होती है, ये सोचना है आपको। बात समझ में आई? एक वायर है जिसमें करंट वर्टिकली अपवर्ड है, उसमें पॉइंट P कहाँ पर है? ईस्ट में। तो अगर मैं मेरे आसपास देखूं तो मेरा आसपास इधर ईस्ट है, तो एक पॉइंट P इधर ईस्ट में है, वहां पर वायर की फील्ड होगी इधर, और अर्थ की फील्ड भी इधर ही होती है, साउथ टू नॉर्थ, वहां पर फील्ड ऐड हो जाएगी। तो जो ईस्ट में पोजीशन है वहां पर अर्थ की फील्ड और वायर की फील्ड ऐड हो रही है। सिमिलरली जो वेस्ट में पोजीशन होगी वहां दोनों की फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो नेट फील्ड P पे ज्यादा और Q पर कम। चलो इसके बाद 33 तक हो गए, मतलब फिर आ जाओ 44 तक। 44 तक कोई डाउट बताइए? अप टू क्वेश्चन 44 कोई डाउट? 39 Curie's West law is obeyed by iron at a temperature above Curie temperature. अबव क्यूरी टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, फिर वहां पे जो ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन था, याद करो अपन ने लिखा था C/T-TC, तो अबव क्यूरी टेम्परेचर होता है, उस लॉ को क्यूरी वेज लॉ बोलते थे। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। सही है क्या? ओके चलो 44 तक एनी अदर डाउट? नहीं तो 58 तक, अप टू 58। 34 का बी, 34 का बी, और 39 भी आया मेरे पास, 39 तो शायद अभी हो गया। ठीक है, कौन सा बोला है? 34 का बी। और सुपर कंडक्टर एग्जिबिट्स परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। अच्छा बी में आप बोल रहे हो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल फील्ड के बिल्कुल अलोंग बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होना, इसको बोलते हैं अपन फेरोमैग्नेटिज्म। तो मुझे ऐसा लगता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मतलब ये होगा कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होना, उसे बोलना चाहिए एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का एक्सट्रीम केस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब डायमैग्नेटिज्म में एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आता है ना। उस डायमैग्नेटिज्म में जब परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म था तब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो होती थी, ठीक है, वहां अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती थी। ठीक है, चलो तो मुझे ऐसा लगता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का मीनिंग शुड बी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होना। ठीक, चलो आपने पूछा था इस टर्म का मीनिंग तो अपन ने समझ लिया। और बताइए एक 34 का भी आया था वो हो गया, एक शायद 57 लिखा हुआ है। 57 द कोएर्सिविटी ऑफ अ बार मैग्नेट इज 100 एम्पेयर पर मीटर। कोएर्सिविटी क्या होती थी? द नेगेटिव एक्स की वो वैल्यू जिससे कि रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो, दैट इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। इट इज टू बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 100 centimeter and number of turn 50, the current flowing in the solenoid will be। तो H क्रिएट करना है 100 एम्पियर पर मीटर का, सोलोनॉइड में H की वैल्यू Ni होती है, तो करंट बताना है आपको, सोलोनॉइड की लेंथ पता है, नंबर ऑफ टर्न पता है, तो N निकल जाएगा, I बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही अंशुल, अंशुल सही बोल रहे हो आप। तो ये 57 समझ में आया क्या? H इज 100 एम्पियर पर मीटर, दैट शुड बी इक्वल टू Ni। I फाइंड करना है, N कितना है 50/100, 100 नहीं लिख देना 0.1 लिखना, ऐसा यूनिट विल बी मीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 हो जाएगा, सॉरी 1 मीटर रख देना। ठीक, चलो एनी अदर डाउट? और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट नहीं है पक्का? सो मैग्नेटिज्म हम मान ले कि हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। यस ओके ठीक है। उसके अलावा फिर आपको एक असाइनमेंट मिला हुआ है, और एक मैंने रेस शायद रिसेंटली भेजी थी आपके ग्रुप पे, रेस नंबर 4 जिसमें MEC प्लस मैग्नेटिज्म मिक्स है। ठीक है, तो वो अटेम्प्ट करिए आप। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म में कोई वो तो होगा नहीं इसमें अपना इसमें 1 2 3 4 में तो क्वेश्चन है नहीं इसमें,
क्वेश्चन बैंक भी नहीं है इसकी कुछ, आपको बस एससीवी के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो और वो मोस्ट ऑफ द एससीवी क्वेश्चन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, तो एससीवी भी कोई ऐसे खास करने की जरूरत है नहीं, बस मॉड्यूल कर लिया यही हमारे लिए सफिशिएंट भी है। ठीक है, चलो एससीवी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, बस मॉड्यूल कर लो तो वो सफिशिएंट है हमारे लिए। मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के पीछे दिए गए सब क्वेश्चंस कर लेना, एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज वगैरह सब कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक आती है, उसमें जो भी चैप्टर के क्वेश्चन है वो भी करिएगा। ठीक, हाँ रेस एंड वीकली असाइनमेंट डन, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। चैप्टर थ्योरेटिकल है बहुत ज्यादा थ्योरी इसके अंदर याद करने के पॉइंट्स है, तो वो याद करते करते ही आएंगे, है ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो एक तो वेडनेसडे का टारगेट हम डिसाइड कर लेते हैं। एमईसी का हमारा क्वेश्चन बैंक कुछ बची थी, अभी भी क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे थे। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी क्लास के बच्चे ना बहुत ज्यादा आते नहीं है डाउट सेशंस में, जो अपने डाउट क्लास होती है उसमें। तो अभी मुझे आज दिख रहे, देखो आज थोड़े बच्चे कम भी दिख रहे, तो जो भी बच्चे नहीं आते हैं, अभी नया चैप्टर करेंगे, यस, जो भी बच्चे नहीं आते हैं डाउट क्लास में, तो यार ऐसा मत करो, आप लोगों के लिए ही डाउट क्लासेस लगती है, क्वेश्चंस करो प्रॉपरली। अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम और दे दूंगा मैं आपको करने के लिए, आप उसके लिए मुझे बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली करो क्वेश्चंस और डाउट में डिस्कस करो अपने। ठीक, अगर आपने क्वेश्चंस नहीं करे ना तो टॉपिक अधूरा रह जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा देखो अपना पढ़ने का, है ना। आपके मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में तो फिर मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। चलो बच्चे बोल रहे हैं सर मेजोरिटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से ही क्लियर हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर सॉल्यूशन से क्लियर हो जाता है तो ठीक है, वो चलेगा। फिर अगर आपका डाउट्स नहीं होना चाहिए, देखो ठीक है, टॉपिक शुड बी 100% क्रिस्टल क्लियर, वो आपको इंश्योर करना है। तो अच्छा कंप्लीट ही नहीं हो पाता, ठीक है, अब कंप्लीट नहीं हो पाया है तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। वेडनेसडे तक क्वेश्चन बैंक प्लस एमईसी की 1 2 3 4 पूरी करो। सर करा नहीं था, क्वेश्चन बैंक कर लिया, अब वेडनेसडे को आऊंगा, ठीक है सर। कल से मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं, तो ठीक है पेपर दो, और थोड़ा बहुत पेंडिंग रखना, आप क्या करें, पेपर तो देना ही जरूरी है हमको। चलो अब अपन आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। तो टुडे वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। इस चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि हम इसमें करेंगे क्या। ईएमआई इसमें करेंगे क्या, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो ईएमआई में करेंगे क्या हम, इन दिस चैप्टर हम फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेंज लॉ, इनको समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपने सुना ही होगा, कोर्स 10th तक पढ़ा दिया जाता है इतना तो, और लेंज लॉ, ये दो चीज बस मेन नहीं है यहाँ पर, बाकी इससे रिलेटेड फिर दूसरी ऑक्सिलरी चीजें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूरा मैकेनिक्स इन्वॉल्व करा जा सकता है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ईएमआई चैप्टर बच्चों को टफ लगता है बिकॉज इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर मैं अच्छे क्वेश्चन नहीं कराऊं तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको टफ लगेगा। टफ इसलिए लगेगा क्योंकि 11th का एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। सो बिसाइड दैट 11th का एप्लीकेशन इस चैप्टर में कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें सिर्फ फैराडेज लॉ अगर अच्छे से याद रखा तो बहुत आसान चैप्टर है। बाकी जिसका भी 11th का एप्लीकेशन पार्ट अगर तुम क्वेश्चन में ऐसा समझते जाओ कि ये 12th का है ये 11th का है, तो आपको क्वेश्चन भी लगेगा कि अरे यार ये तो सब आसान है, बस 11th का थोड़ा सा एप्लीकेशन करना है। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। सो चैप्टर इज वेरी इजी बट क्वेश्चंस बिकम वेरी टफ, दैट्स व्हाई बच्चों को चैप्टर टफ लगता है, ठीक है। पहली चीज तो ये अपन ने समझी इसके अंदर। अब स्टार्ट करते हैं इसे, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें क्या सीखना है जो आपको ऑलरेडी आता है, फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स पढ़ा है, सेम कॉपी पेस्ट हमें मैग्नेटिक फ्लक्स समझना है, ठीक है। वी विल स्टार्ट विथ मैग्नेटिक फ्लक्स, वी विल स्टार्ट विथ मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉपी पेस्ट डेफिनेशन है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, बिल्कुल सेम चीज यहां पर है, बिल्कुल ठीक है। लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स
is a measure of magnetic flux is a measure of number of magnetic field lines crossing the given area, number of magnetic field lines crossing the given area perpendicular to it, crossing the given area perpendicular to it. किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसे क्रॉस कर रही है इन द गिवन डायरेक्शन. हम हमेशा एरिया की प्लस माइनस दो डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं. तो जो आपने प्लस डायरेक्शन डिफाइन करी है उसमें कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर टू एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. अब जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, सेम लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. हमने बी वेक्टर जो पढ़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है. तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करूं, फ्लक्स इज डिफाइंड ओवर एरिया, तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है छोटे से एरिया से अगर छोटा सा फ्लक्स पास कर रहा है तो डी फाई बाय डी ए, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी. और यहाँ पर बी वेक्टर नहीं लिखूंगा, अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी लिख रहा हूँ उसका मैग्नीट्यूड लिख दूंगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है हमारे पास. अगर मुझे किसी छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स चाहिए तो मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया लूंगा. और इस रिलेशन में जो एरिया होता है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और द फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू एरिया. दोनों को किसी एक को परपेंडिकुलर लेना है हमको. ठीक है. तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डी ए परपेंडिकुलर लिख देंगे अपन. डी ए परपेंडिकुलर को अगर जनरल एरिया से रिलेट करो तो जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू डी ए, और एरिया का कंपोनेंट के लिए cos थीटा ले लेंगे, बिकॉज एरिया वेक्टर इज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो एरिया हमें फील्ड के परपेंडिकुलर वाला चाहिए. ये सपोज एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, मतलब इस एरिया वेक्टर का फील्ड के अलोंग कंपोनेंट चाहिए. इस एरिया का फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हमको लेना है, इस एरिया का हमें फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, ये हमें एरिया चूज करना है, तो दैट विल बी डी ए cos थीटा. बिकॉज डी ए वेक्टर इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू फील्ड, तो एरिया का इससे परपेंडिकुलर मतलब डीए का इसके अलोंग कंपोनेंट, डीए का बी के अलोंग कंपोनेंट ले लो, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज डीए परपेंडिकुलर. क्या ये समझ में आया? बिल्कुल कॉपी पेस्ट चीजें है. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम सब कुछ पढ़ा था अपन ने. ठीक है. तो किसी छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकालने के लिए हमें रिलेशन मिल गया. किसी छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकालने के लिए हमें रिलेशन मिल गया. अब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिलेशन याद रखना है. ठीक है. अगर कोई भी बड़ा सा एरिया आपको दे दिया एंड आपको बोला कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करिए, तो उस एरिया को छोटे छोटे फ्लक्स छोटे छोटे एरिया में तोड़ो, हर छोटे एरिया का एरिया वेक्टर बनाओ, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो देखो, इस एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल देखो, एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट लो और उसमें बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट. हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो दिस इज बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. छोटा सा फ्लक्स फ्रॉम अ स्मॉल एरिया, तो पूरे एरिया से फ्लक्स चाहिए, देन वी विल इंटीग्रेट दिस स्मॉल फ्लक्स. हम छोटे छोटे एरिया का छोटा छोटा फ्लक्स को ऐड अप कर दो तो यू विल गेट टोटल फ्लक्स. चलो, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है समझ में आ रहा है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइन में हमने डिफाइन करा है. इलेक्ट्रिक फील्ड वाज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स बाय एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड. तो एरिया मल्टीप्लाई कर दो मैग्नेटिक फील्ड में, यू विल गेट फ्लक्स. तो फ्लक्स इस तरह से डिफाइन कर दिया हमने. और किसी बड़े एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स को अपन ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. हाँ, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स ये समझा अपन ने सबसे पहले. अब इसका यूनिट वगैरह की बात करते हैं. मैं आऊंगा यशवर्धन आपकी बात पे, इसकी यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं अपन. मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड इन टेस्ला. टेस्ला उसकी ऐसा यूनिट है, एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर.
So unit of magnetic flux, मैग्नेटिक होने के लिए मैं यहाँ पे B लगा देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैं नीचे B लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी फायर यूज करते हैं हम। तो हो जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर भी बोलते हैं। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड वेबर, ठीक है। देन सीजीएस यूनिट, ये तो एसआई में हो गई, सीजीएस इज मैक्सवेल, मैक्सवेल जिसको शॉर्ट में एमएक्स लिखा जाता है या एमएक्स लिख देते हैं, ठीक है। 1 मैक्सवेल is 10 to the power 8 Weber, 10 to the power minus 8 Weber, 10 to the power minus 8 Weber। सीजीएस मतलब कि गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट इज गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, क्या यूनिट समझ में आई हमको? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ रही है? एसआई यूनिट इज वेबर, सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। एसआई में हम टेस्ला के बदले कई जगह आपने देखा होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा रहता है। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला को अपन वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, वो यही रीजन है क्योंकि टेस्ला मीटर स्क्वायर इज वेबर, ठीक है। चलो, अब इसका अगर कोई आपके डायमेंशन पूछे तो वो भी निकाल सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन इनटू एल स्क्वायर के डायमेंशन कर देना, है ना, एरिया के डायमेंशन मतलब एल स्क्वायर कर देना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन इनटू एल स्क्वायर करके इसके डायमेंशन निकालो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करो, हो जाएगी डायमेंशन ऑफ बी इनटू एल स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ बी कैसे निकालोगे? उसके लिए ट्रिक होती है कि F इक्वल टू होता है ना QVB, वो यूज कर लो। तो F अपॉन QV, ये हो जाएगा B की डायमेंशन। फोर्स आसानी से याद होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन चार्ज इज 80 और वेलोसिटी इज LT माइनस 1। बस इसको अरेंज कर लीजिए, यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। गॉस के ऊपर क्या लिखा है? मैक्सवेल, mx, मैक्सवेल, mx, मैक्सवेल। चलो, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमने डिफाइन करा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट डायमेंशन ऐसे डिफाइन कर ली, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फ्लक्स की, इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है, इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, है ना। ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन। स्केलर होता है, दूसरी प्रॉपर्टी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। अब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब कि आपने जो एरिया की डायरेक्शन चूज करी थी, किसी भी सरफेस का एरिया जो होता है वो आप आइदर इस डायरेक्शन या पीछे वाली डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में ले सकते हो। एरिया वेक्टर चूज करने के लिए आपके पास हमेशा दो डायरेक्शन है, या तो इधर या इधर, दो चॉइसेस आपके पास। आपने जो भी चॉइस ली, जिसको भी आपने पॉजिटिव बोला, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में क्रॉस करके जा रही है तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स पॉजिटिव है, तो बोला जाता है फ्लक्स पॉजिटिव है। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था अपन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर उल्टा पास हो रही है, द एरिया की जो डायरेक्शन आपने जो भी चूज करी है उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइन जा रही थी, लाइक दिस, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि फ्लक्स नेगेटिव, ठीक है। और प्लस जीरो कब कब होगा? जब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, लाइक दिस। ये एरिया वेक्टर हो गया सपोज, और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है सपोज, तो यहाँ पे प्लस जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? फोर्स में एम, हाँ फोर्स में एल की पावर 1 होना चाहिए, सॉरी mlt माइनस 2। हाँ, अब इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, बिल्कुल सही, थोड़ा जल्दबाजी मैंने गलती कर दी वहां, mlt माइनस 2 होना चाहिए, ठीक। चलो, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? फील्ड लाइन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हम जिस डायरेक्शन में मान रहे थे कि फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, एक्चुअली अपोजिट क्रॉस कर रही है, ये मतलब होता है नेगेटिव फ्लक्स का, ठीक है। और जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ लिया अपन ने,
क्या ये सारे पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और क्या बोल सकते हैं अपन? मैग्नेटिक फ्लक्स का भी गॉस लॉ जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है वो हमने अभी देखा था मैग्नेटिज्म में। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे एरिया के लिए डीए ले लेता हूं मैं, इज जीरो। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ठीक है, हम गॉस लॉ बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। चलो तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें अपन ने देख ली, प्रॉपर्टीज वगैरह देख ली है ना, बाकी तो फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हुए देख लेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी चीजें करी थी वो सब यहाँ कॉपी पेस्ट होगी। तो एक चीज हमने देखी थी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो यहाँ मैं बोलूंगा इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो एंड प्लेन एरिया हो, आपको किसी प्लेन एरिया से फ्लक्स निकालना है एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ये एक प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया का मतलब जहां पर हर जगह छोटे छोटे जो एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन आएगी वो देखो सेम आएगी, हर जगह छोटे छोटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी, हर जगह छोटे छोटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम, ऐसे एरिया को बोलते हैं प्लेन एरिया। और यहां से कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है तो क्या कर सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सिंपली आप बी वेक्टर डॉट टोटल एरिया वेक्टर कर दो, विदाउट इंटीग्रेशन डायरेक्ट टोटल एरिया वेक्टर कर दो। इंटीग्रेशन में हम इसको इंटीग्रेट जब करने जाएंगे बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन ए वेक्टर कर देना। ये क्लियर? पॉइंट सी रिपीट कर दे। चलो वीडियो क्लियर है सबको? वीडियो में कोई प्रॉब्लम? क्लियर, अच्छा ठीक है। तो कोई बच्चा बोल रहा था कि वीडियो में कुछ ग्रेन्स आ रहे हैं, सब क्लियर है? तो यहाँ मेरे एंड पे तो सब ठीक है और बच्चे भी बोल रहे ठीक है, तो हो सकता है कि आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना? प्लीज आप वो एक बार देख लो। और लैग हो रहा है तो आई थिंक वो भी ड्यू टू नेट प्रॉब्लम हो रहा होगा। और पॉइंट नंबर 3 एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, मेरे पास ये पूछा गया है पॉइंट नंबर 3, इसको रिपीट कर दो। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस लॉ, सेम चीज ये लिखी हुई है। दैट ये जो सर्कल है यहाँ पर, दिस इंडिकेट्स कि हम टोटल एक क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं। फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। अगर मेरे पास एक ऐसी सरफेस है जो किसी वॉल्यूम को इनक्लोज कर रही है, लाइक दिस, जो किसी वॉल्यूम को इनक्लोज कर रही है, इट इज अ क्लोज्ड सरफेस। 3D में है वो पूरी, ठीक है, बोर्ड पे तो अब 2D में बना पाऊंगा मैं। 3D मतलब कि जैसे स्फीयर जैसा कुछ है हमारे पास, विदाउट एनी ओपनिंग एक स्फीयर है, के अंदर का कुछ नहीं देख पा रहे अपन स्फीयर की सरफेस से। तो ऐसी सरफेस के से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जीरो होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता था चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, अब मैग्नेट्स में यहाँ पे कोई नेट मैग्नेटिक चार्ज तो होता है नहीं, इसलिए जीरो। चलो ओके, एंड दिस सर्कल ये बता रहा है कि क्लोज सरफेस से इंटीग्रेशन है। फिर हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन एरिया से हम फ्लक्स निकालेंगे, सो इट इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर फॉर अ प्लेन एरिया। हर जगह एरिया वेक्टर सेम होगा, तो उसको इंटीग्रेशन में बी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन को बाहर लिया, डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन विल बी ए वेक्टर। ठीक है, एंड एक और पॉइंट अगर हमने पढ़ा था, अगर कर्व एरिया हो अपने पास, हमारे पास अगर कर्व एरिया हो, यूनिफॉर्म फील्ड है बट एरिया कर्व है, so we can take projection of that curved area in the direction of magnetic field. Suppose I have this curved area और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है which is uniform, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया का प्रोजेक्शन ले लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस। Projected area into B, this is going to be the flux, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सेम डेरिवेशन, कॉपी पेस्ट डेरिवेशन है इसका, है ना, कॉपी पेस्ट डेरिवेशन है।
So whenever you have a curved area and uniform magnetic field, curved area plus uniform magnetic field, so you should take just projection of that curved area in the direction of it. That projected area into B gives you the magnetic flux. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ये पॉइंट्स क्लियर? चलो बहुत बढ़िया है ना. तो हमने अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में चीजें पढ़ी. अब अपन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करते हैं हम. चलो तो शुरुआत की चीजें मैं हटा रहा हूं. क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. सबसे पहले आसान क्वेश्चन. बी वेक्टर मैंने दे दिया आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k टेस्ला इन अ स्पेस. फाइंड फ्लक्स थ्रू ट्राइंगल with corners at 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. चलो 3 पॉइंट्स मैंने बताया आपको. ये 3 पॉइंट्स एक ट्राइंगल के कॉर्नर से वर्टाइसिस से. इस ट्राइंगल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है आपको. करिए ट्राई. इस ट्राइंगल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है आपको. करिए ट्राई. चलो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. अगला क्वेश्चन भी दे रहा हूं जब तक. चलो एक और उधर क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, वो भी ट्राई करिए. इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. तो हमारे जो क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल दिया था, ये तो कोऑर्डिनेट इतना आसान दिए कि आपको दिख रहा है कि कैसा ट्राइंगल है. ये आपको आसानी से दिख रहा है ना. अगर मैं अपने 3 डायमेंशनल एक्सिस प्लॉट करूं, सपोज दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट a इज ऑन z एक्सिस. यहाँ पर वर्टाइस a, वर्टाइस b इज ऑन y एक्सिस एंड वर्टाइस c इज ओरिजिन. तो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास. ठीक है. और आपको कोऑर्डिनेट से समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट बी जो है वो 0, 1, 0, मतलब ये लेंथ 1, ये लेंथ भी 1 है. तो 1, 1 मतलब इसका एरिया जो हो जाएगा वो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा 2, 1/2 मीटर स्क्वायर. ठीक है. और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर वाली ले लेंगे अपन. तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जो बनेगा वो आएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. एरिया वेक्टर बनाएंगे तो हाफ आई कैप मीटर स्क्वायर. बस. अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आपको हाफ एंड 2 का डॉट प्रोडक्ट 1 दे देगा, 1 वेबर. तो आंसर शुड बी 1 वेबर. अब हाँ ऐसा भी कर सकते हैं बिल्कुल से. क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा. देखो एरिया में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब एरिया डॉट बी हमको फ्लक्स देता है ना.
एरिया डॉट बी क्रॉस फ्लक्स देता है, फ्लक्स निकालने के लिए हम बी डॉट ए करेंगे, डॉट। ये समझ में आया विभव? यहाँ डॉट प्रोडक्ट ट्रायंगल के एरिया में अपन क्रॉस करते हैं ना, वो ट्रायंगल विभव, ये पॉइंट समझ में आया? टाइम। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। चलो हेलो, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्टाइसेस थोड़े से मैंने अजीब दे दिए, करो। वो कुछ बोल रहा है जिसका मेरे पास साउंड नहीं आ रहा था, एक मिनट। हाँ बोलो विभव। सर मैं वो वेक्टर्स में अपन ने पढ़ा था ना ट्रायंगल का एरिया, उसका बोल रहा था। अच्छा उसमें ठीक है, ठीक है। वेक्टर्स हाँ वो क्रॉस एरिया वेक्टर निकालने के लिए जरूर, हाँ ए बिल्कुल क्रॉस सही। बी। एरिया वेक्टर के लिए बिल्कुल हाँ, सही बोल सर। रहे हो आप। एरिया वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल की दो साइड्स का वेक्टर बना लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो पैरेललोग्राम का एरिया देगा, उसका हाफ करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। हाँ चलो, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। इसमें जो अजीब सी साइड दे दी ना मैंने, तो यहाँ एग्जैक्टली वही करना है आपको। ये वही क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया वेक्टर निकालने के लिए आप दो साइड का वेक्टर बनाओ। इसे 0 0 0 से 1 1 1 का वेक्टर बनाओगे तो आ जाएगा i प्लस जे प्लस के। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करो दूसरा वेक्टर, तो एसी वेक्टर बना लो। तो 0 0 माइनस 1 जे और 1 के, इनका करो क्रॉस प्रोडक्ट और उसका हाफ, ये आपको एरिया वेक्टर दे देगा। बस फिर एरिया वेक्टर आ गया, उसका बी वेक्टर तो यही है, ऑल्सो बोला है क्वेश्चन में, मतलब बी वेक्टर यही है, तो बी क्रॉस एरिया करके अब निकाल लो फ्लक्स। 3/2 आंसर। ठीक है बच्चे, मुझे आंसर बता रहे 3/2। अब चेक कर लो क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया क्या आ रहा है, फिर कर लीजिए इसको आगे। आप चेक करो 3/2 आंसर आ रहा है क्या। चलो काफी बच्चे को मुझे जवाब मिल रहे हैं 3/2, कुछ सागर का -3/2 आया। डायरेक्शन चेक कर लो बेटा, बाकी प्लस बता रहे हैं। क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। जब किसी आपको ट्राइंगल का एरिया वेक्टर फाइंड करना है, कोई ट्राइंगल के आपके पास 3 वर्टाइसेस है, या आपको तीनों वर्टाइसेस का आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप कोई दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर बना लो। जैसे मान लीजिए ये हमने वेक्टर बना लिया, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, सपोज ए बी सी द नाम थे पॉइंट्स के, तो ए सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, ये हमने साइड्स के वेक्टर बना लो और इनका कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट दे देगा आपको, वो एरिया वेक्टर दे देगा इसका हाफ लेने से। एग्जैक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अगर आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो उस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसका हाफ कर देंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलो +-3/2 दो आंसर बच्चों के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि किसको आगे किसको पीछे रखना है उसमें वेरिएशन हो सकता है। कोई अगर AC क्रॉस AB करे तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा, कोई AB क्रॉस AC करे तो एरिया वेक्टर अंदर आएगा। तो प्लस माइनस आंसर इसलिए आपके डिफर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कहा तो था नहीं क्वेश्चन में, प्लस डायरेक्शन क्या है, दोनों सही है, दोनों सही है। चलो बात समझ में आई, प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं आंसर। ओके बहुत बढ़िया। तो हमने ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखे। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड इन क्वेश्चन आपको दे रखी थी, पर हम तो एमएससी में पढ़े हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें आती ही निकालते। मैग्नेटिक फील्ड हमें कई सिचुएशंस की पता है, तो आपको हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड कुछ सिचुएशन दे दे, उसकी आपको यूज करना पड़ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है, वो कुछ इस तरह से रखा है, उसका एक्सिस इस तरफ है और वो रखी है एक सोलेनॉइड के अंदर। एक सोलेनॉइड के अंदर हमने एक सर्कुलर एरिया रखा हुआ है, एक सोलेनॉइड के अंदर सर्कुलर एरिया रखा हुआ है। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है और इसमें I करंट जा रहा था।
और जो सर्कुलर एरिया रखा है इसकी रेडियस स्मॉल आर, और सोलोनॉइड के एक्सिस और इसके एक्सिस के बीच में थीटा एंगल है। तो बताओ इससे क्या प्लग जा रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्मॉल लूप, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्मॉल लूप। तो बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करो जल्दी से। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। तो ये क्वेश्चन भी करो नेक्स्ट। इसका आंसर, तो इस लूप का एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और उसका एरिया वेक्टर आपको इधर ले लेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है सोलोनॉइड के एक्सिस के अलोंग होती है, तो दोनों में थीटा एंगल है, तो फ्लक्स जो होना चाहिए V व्हिच इज μ0 Ni इनटू एरिया इनटू cos थीटा। ये आंसर होना चाहिए। म्यू Ni पाई आर स्क्वायर cos थीटा, बिल्कुल सही। काफी सभी के सही आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलो ये क्वेश्चन हो जाए तो एक और क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। देखिए डायग्राम समझ में आ रहा है क्या दिया है, करिए उसे। इस क्वेश्चन का आंसर, तो वायर में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसी प्लेन में तो बनेगी, ये ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, और हमारा जो लूप मैंने शो करा है उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स डेफिनेटली क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? वैसे तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर इसके है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्लेट है के करंट पर यूनिट विड्थ है प्लेट में, प्लेट इज ऑफ इनफाइनाइट साइज, प्लेट हैज डायमेंशंस इनफाइनाइट, प्लेट इज लाइक दिस बोर्ड बट दिस इज वेरी लॉन्ग बोर्ड, यू नीड टू इमेजिन दिस इज वेरी लॉन्ग बोर्ड। इसमें करंट है के पर यूनिट विड्थ, इसके सामने यहाँ पर एक स्लैब जैसा है, एक लूप जैसा है, उस लूप से फ्लक्स पूछ लिया, बताओ। कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। चलो काफी बच्चों का जवाब आ गया उसमें। तो आपको प्लेट की मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए कि वो उसके एरिया उसके पैरेलल डायरेक्शन में होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, उसके पैरेलल डायरेक्शन में होती है। कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है प्लेट की, मैग्नीट्यूड आता है μ0K/2, मैग्नीट्यूड होता है μ0K/2 बस। तो μ0K/2 इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू एरिया, तो बस एरिया मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स हो जाएगा μ0K/2 × L²। दिस शुड बी द आंसर, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। बोलो चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन,
मेरे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें बहुत सारे टर्न्स है, सर्कुलर लूप है जिसमें बहुत सारे टर्न्स है, सर्कुलर लूप है जिसमें n टर्न्स है और हर एक टर्न में I करंट है, n टर्न्स है। एक सर्कुलर लूप है जिसमें n टर्न्स है, ठीक है। इसके सेंटर, इसकी जो रेडियस है सर्कुलर लूप की वो है स्मॉल r, कैपिटल R बोल देते, चलो रेडियस कैपिटल R। उसके सेंटर पे मैंने स्मॉल लूप रख दिया है जिसकी रेडियस स्मॉल r। डायग्राम समझो अच्छे से, दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स है, कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स है, कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है दोनों लूप, ठीक है। अब इस बड़े लूप में करंट है और छोटे लूप की जो रेडियस है बहुत छोटी है, दिस स्मॉल r इज वेरी स्मॉल देन कैपिटल R। तो बताओ छोटे लूप से कितना फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स इन स्मॉल लूप, बड़े लूप की वजह से छोटे लूप में फ्लक्स कितना जाएगा बताओ। ध्यान रखना है यहाँ पे जो बड़ा लूप है इट इज ऑफ n टर्न्स, उसमें n टर्न से वायर के। चलो काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, अधिकतर सही है। बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट लूप should be like this, perpendicular to its plane. Magnetic field will be perpendicular to this plane. कितनी फील्ड जनरेट होगी, that field will be mu naught I upon 2r। एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है mu naught I by 2r। This is by one turn, one single loop, but there are n loops, तो n लूप की मैग्नेटिक फील्ड में n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? The field at the center should be n time mu naught I by 2r, है ना। बस इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और एक छोटा लूप है जिसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स should be the magnetic field into pi r square. This should be the answer. चलो क्या है, अच्छे से क्लियर है सभी बच्चे? देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड में n मल्टीप्लाई हुआ बिकॉज यहाँ पे n लूप्स थे, है ना, n लूप्स थे, एक सिंगल लूप नहीं था, तो हर लूप की मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ऐड हो रही है। और स्मॉल r बहुत छोटा है कैपिटल R से इसलिए दिया है क्योंकि जो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड है ना वही आपको लिखते आती है, सेंटर की फील्ड लिखते आती है, सेंटर के आसपास की फील्ड लिखते नहीं आती। तो हमने ये मान लिया कि इस पूरे एरिया पर फील्ड एक जैसी है, वो इसलिए मान पाया मैं क्योंकि r इज बहुत छोटा, r इज वेरी स्मॉल देन कैपिटल R इज वेरी स्मॉल देन कैपिटल R, तभी मैं ऐसा अज्यूम कर पाया हूं द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंप्लीट एरिया ऑफ द स्मॉलर लूप, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन, मान लो स्मॉलर लूप में कैपिटल N टर्न्स थे, स्मॉलर लूप में भी बहुत सारे टर्न्स थे, वो एक्चुअली एक सिंगल लूप नहीं है, उसमें हमने एक पतला सा कॉपर वायर के से बहुत सारे टर्न बनाए और अब उससे टोटल फ्लक्स पूछा तो क्या जवाब होता हमारा? फ्लक्स इन n टर्न ऑफ स्मॉलर लूप, ये बताना है आपको। बताओ क्या करते? नहीं, आंसर सेम नहीं होता। स्मॉलर लूप के n टर्न से टोटल फ्लक्स पूछा है तो एक टर्न का फ्लक्स पता है, दिस इज फ्लक्स बाय ईच टर्न, और आपके पास जितने टर्न है सबके अंदर सेम फ्लक्स है ना, तो टोटल फ्लक्स के लिए इसमें n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स के लिए n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस शुड बी कैपिटल N टाइम फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N स्मॉल n I अपॉन 2r इनटू पाई r स्क्वायर। टोटल फ्लक्स बाय द स्मॉल लूप से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो n टाइम लिखेंगे, उसके हर टर्न से सेम फ्लक्स जा रहा है,
और सभी से जो फ्लक्स आ रहा है उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सर एरिया चेंज नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, तो फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? हर टर्न से फ्लक्स है, हमसे टोटल फ्लक्स पूछा है। ये टोटल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब देखेंगे वहां इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हर एक लूप में जो फ्लक्स है ना वो सभी लूप में है, तो हर एक लूप के फ्लक्स का एडिशन करके सबका टोटल फ्लक्स आएगा। टोटल फ्लक्स की इसलिए रिक्वायरमेंट आ रही है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो टोटल फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ आता है, वहां उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बुराउद्दीन, ये पॉइंट समझ में आया आपको? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे मैग्नेटिक फ्लक्स के। अभी तक ज्यादा इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ा ना हमको। देखो एक भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी जरूरत पड़ जाए ऐसे क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई हैव एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग सम करंट आई, उसके प्लेन में यहां पर मैंने एक स्क्वायर लूप बनाया। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखना है, इसका जो भी रिजल्ट है वो रटा हुआ होना चाहिए ना। ये बहुत बार जरूरत पड़ेगी हमें इसके रिजल्ट की, ये रट ही लेना इसका रिजल्ट। ये डिस्टेंस मैंने आपको बता दी कि ए थी, बार की लेंथ ये वाली बी है, लूप की, और ये हाइट एच, ठीक है। ये हमारे पास लूप है रेक्टेंगुलर शेप का, प्लेस नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फाइंड द फ्लक्स इन द रेक्टेंगुलर लूप, फाइंड द फ्लक्स इन द रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, करो। रेक्टेंगुलर लूप में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, करो। यस, अब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज वेरिंग। तो आप सोचो कि छोटे छोटे एरिया लो, छोटे छोटे एरिया का छोटा फ्लक्स लो, फिर इंटीग्रेट करो। हमारे इंटीग्रेशन का तरीका हमें क्या बोलता है, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, किसी छोटे एरिया का छोटा सा फ्लक्स लेके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेशन स्मॉल फ्लक्स करते हैं। स्मॉल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर डॉट कोई स्मॉल एरिया लेते हैं। तो ऐसा एरिया चूज करने की कोशिश करो जिसपे बी डॉट डी लिख पाओ, जहां बी लिख पाओ, ऐसी ऐसा छोटा सा एरिया चूज करो। तो वो कैसे चूज करना है वो सिचुएशन समझना पड़ेगी आपको, है ना। अब सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उससे डिस्टेंस के साथ बदलती है। इससे अगर एक डिस्टेंस पे गए तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ये हमें पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की फील्ड कैसी होती है। अब ये तो क्यों ना एक्स पे चल के dx, एक्स के छोटे से चेंज की स्ट्रिप ले लो, एक्स में स्मॉल चेंज करो और ऐसे एक स्ट्रिप चूज कर लो। तो एक्स में जब बहुत ही छोटा सा चेंज होगा यहाँ पर dx का, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ज्यादा चेंज दिखेगा नहीं, है ना। यस, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा इस dx की स्ट्रिप में, क्योंकि x इज नियरली कांस्टेंट। तो इसे इसे हमको छोटा सा एरिया लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर b कांस्टेंट जैसा होगा। बस वहां जो b है और जो एरिया वेक्टर है वो ढूंढो, डॉट प्रोडक्ट करो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब एरिया क्या लेंगे हम यहाँ पे छोटा सा, वो सोचो। तो ये dx इंटू हाइट, ये आपको स्ट्रिप का एरिया दे देगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अंदर ले लेते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो डॉट प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड
डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं अपन, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, डीए का मैग्नीट्यूड लिख दो एच डी एक्स और दोनों के बीच में एंगल का कॉस। बस अब तो इंटीग्रेशन करना बचा है, वो तो बहुत आसान चीज है तुम्हारे लिए। म्यू नॉट आई कैपिटल एच बाय 2 पाई कांस्टेंट एक्स dx बाय एक्स इंटीग्रेशन ln x और x की लिमिट डाल दो a टू a प्लस b, तो ln में आ जाएगा a प्लस b अपॉन a। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस चलो, तो मेरे पास कई बच्चों का आंसर भी सेम ही दिख रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया। तो बस इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है पहले तो वो सोचो, जो फाइंड करना है उसको छोटे से एलिमेंट क्या लेना चाहिए उसका वो सोचो, ये सोच लिया तो क्वेश्चन हो जाता है पूरा। ठीक है, तो हमने इस स्क्वायर लूप से अपन ने फ्लक्स निकाल लिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाए अपन को, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी का एक केस दे देता हूँ आपको। ये देखो, एक सर्कल दे दिया मैंने, वो जो लूप मैंने रेक्टेंगल दिया था ना वो सर्कल बना दिया है ना। द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द वायर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल R। अब इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स निकालो, निकाल पाओगे क्या? बताओ निकाल पाओगे क्या? चलो करो फिर। हाँ सोहम बोल रहा है अब इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। यस, मतलब मैथ्स में पढ़ने के बाद तो बहुत आसान हो जाते हैं तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन। चलो अब थोड़ा दिमाग करो, ये वाला क्वेश्चन करो। सिर्फ मैथमेटिकल डिफिकल्टी है इसमें, फिजिक्स में इसमें कुछ खास नहीं है। ये और ये फिजिक्स में बिल्कुल सेम है, बस इसमें मैथमेटिकल डिफिकल्टी बढ़ा दो। चलो मैं हिंट दे देता हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका अपना, तो आपको हिंट दे देता हूँ, करके लाइएगा। एक काम करना, वही वायर से एक डिस्टेंस पे जाना और dx की स्ट्रिप लेना, सेम चीज करना। ठीक है, वही dx की स्ट्रिप लेना, लेकिन अब जो dx की स्ट्रिप लोगे उसका सर्कल के सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? ये बचेगी हमारे पास, ये डिस्टेंस होना चाहिए a माइनस एक्स, और ये आपको सर्कल की रेडियस r पता है, तो आपको इसकी हाइट मिल जाएगी, दिस हाइट वो मिल जाएगी, दिस इज r a माइनस एक्स, हाइट निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 2 टाइम रूट ओवर r स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हाइट आ गई। बस जो हाइट है इनटू में dx करना, वो छोटा सा एरिया आ जाएगा, इसका छोटा सा एरिया, वो हाइट जो भी नई वाली आई है अपनी, ये देखिए हाइट इंटू dx कर दो, और बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है, बाकी वही एरिया, ये एरिया की वैल्यू लिख देना, ये तो पूरा सेम आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें अब लिमिट सही से लगा देना, कौन सी चीज वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है तो एक्स की लिमिट सही से लगा देना। एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? a माइनस आर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? a प्लस आर। बात समझ आ रही है? आप थीटा पे जाके भी एलिमेंट कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। देखो आपको जब यहाँ इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लिखोगे ना तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन करने में थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ टाइम हो रहा था इसलिए मैंने आपको इतना आइडिया दे दिया, पूरा करना। नेक्स्ट क्लास में देखो अब इंटीग्रेशन के कुछ एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अपन, पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि इनमें हमारा एम फ्लक्स निकालना कम रहता है, बाकी चीजें ज्यादा रहती है। अगली क्लास में हम फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा पढ़कर आइएगा, लेंज लॉ, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और इसकी BB1 पूरी हो जाएगी, BB1 भी पूरा करके लेके आओ। ठीक है, हाँ BB1 भी पूरा करके लेके आओ। चलो, और एनसीईआरटी इस चैप्टर की पढ़ने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हो, है ना, पढ़ो, वो तो हमेशा अच्छा रहता है पढ़कर आना। चलिए सर ये आपने ही कर दिया, मैंने पूरा थोड़ी करा, आपको आइडिया दिया मैंने, करो आगे की चीज आप करना, मैथ्स बता दिया उसका मैंने बस। रेसनिक से पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही। नहीं आपने
क्या बोल रहे हो गुरगान जी, पता नहीं। ठीक है चलो, मतलब मैंने कर दिया, अब अगली क्लास में नहीं करूंगा, ठीक है, आपको छोड़ूंगा, है ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। BB1 होमवर्क में है, पूरा करके लेके आइए, और वेडनेसडे तक आप, आज शाम तक मुझे अपने पेपर के करेक्शन वगैरह कुछ लग रहे हैं तो भेज दीजिएगा, और वेडनेसडे तक पूरा पेपर कर लीजिए, वेडनेसडे को अपन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।